नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मतदान किया और कहा कि बिहार में फिर एनडीए सरकार बनेगी। हम 14 नवंबर को दीपावली मनाएंगे। दिल्ली हमले की घटना पर भी उन्होंने दुख जताया। अश्विनी चौबे ने कहा, ये घटना बेहद दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके साथ हमारी गहरी संवेदना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा हो सकता है। आने वाले दिनों में ये सभी जितने लोग देख रहे हैं आतंक का माहौल, और पाकिस्तान के लोग होश में आ जाओ। ये हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं। और ये तमाम ऐसे लोग, जो भी होगा, जांच एजेंसी हो रही, हमें दुख है उस परिवार से, हमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुनते ही लगातार गृह मंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी इसका नोटिस ले रहे हैं लगातार। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तुरंत ही इसके जल्द ही निर्णय होंगे। जो भी अराजक तत्व होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा। ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सुपौल में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान आज भाजपा प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने अपनी पत्नी रेणु हुसैन के साथ सुपौल में अपने बूथ संख्या 190 पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र का पर्व है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभानी चाहिए। इस दौरान उनकी पत्नी रेणु हुसैन ने भी पहली बार बिहार में वोट डाला। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है कि आज हम दोनों ने इस अधिकार का प्रयोग किया। बूथ पर दोनों के पहुंचने से मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। हाँ, मेरा वोट यहाँ बन गया। शादी के बाद अब मैं पहली बार यहाँ पे वोटिंग करने आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार जो है, बिहार की जनता विकास के नाम पे वोट कर रही है। जहाँ जहाँ विकास हुआ है, और आप लोगों ने देखा ही है कि इन्होंने भी अपने कार्यकाल में, शहनवाज जी ने कितना विकास करवाया। उद्योग में एथेनॉल लगा के, और बहुत चीज़ें हैं विकास को देखने के लिए। सड़कें ठीक हो गई हैं, बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि जब मैं आई थी 30 साल पहले शादी करने के बाद, और तब के सुपौल में और अब के सुपौल में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज अपने ससुराल में, अपने माता पिता, फादर इन लॉ की जगह पे आज मैं यहाँ वोटिंग करने आई हूँ। भागलपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने अपनी पत्नी विभा शर्मा और पुत्र वैभव शर्मा के साथ कृषि भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद अजीत शर्मा ने कहा कि हर मतदाता का ये कर्तव्य है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। उन्होंने भागलपुर के लोगों से अपील की कि वे भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं उनके पुत्र वैभव शर्मा ने मुस्कुराते हुए इशारों में ये भी जताया कि उन्होंने किसे वोट दिया है, जिससे मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच उत्सुकता और मुस्कान दोनों नजर आई। हम किए, वाइफ की, बेटा किया, लेकिन आपको बता दें, पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे, यह वोट गिराना सबसे जरूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से संख्या में वोट देके मुझे जिताएं, और मैं आपकी आवाज़ जिस तरह 3 बार से ईमानदारी से विधानसभा में बना हूं, इस बार और भी ईमानदारी से करूंगा। और इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार की बात देने की हो, आप सुने होंगे कि सबको रोजगार मिलेगा। जो भी समस्या, पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री खुलवा कर उसको रोजगार देंगे। इसलिए जनता से आग्रह आपके माध्यम से हमें भी जिताएं और सरकार भी बिहार में बनाए महागठबंधन की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत भागलपुर में मतदान में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने अपने परिवार के साथ भागलपुर विधानसभा के दुर्गाचरण उच्च विद्यालय स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर मतदान किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करा रहा है और बिहार के मतदाता जागरूक होकर बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में राजेश वर्मा ने कहा कि इस बार पहले से ज्यादा मतदान होगा और पूरे बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सख्त पहरा है। सीतामढ़ी से लगने वाली भारत नेपाल की 55 किलोमीटर की सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। कई विधानसभा ऐसे हैं जिनकी सीमाएं नेपाल सीमा से लगती हैं। सीतामढ़ी का सुरसंड, परिहार, बाजपट्टी और रीगा विधानसभाएं की सीमा नेपाल की सरहद से जुड़ता है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने 48 घंटे पहले सभी सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया है और सीमा पर एसएसबी जवानों का सख्त पहरा है और इलाका एसएसबी और जिला पुलिस के कंट्रोल में है। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की ड्यूटी में तैनात कर्नाटक पुलिस के हेड कांस्टेबल राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस की टीम चुनाव ड्यूटी के लिए रामगढ़ पहुंची थी और सभी जवान रामगढ़ हाई स्कूल प्रांगण में ठहरे हुए थे। सुबह जब साथी जवानों ने राजकुमार को जगाने की कोशिश की तो वे अचेत मिले। तत्काल उन्हें रामगढ़ रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की पुष्टि करते हुए रामगढ़ वीडियो जितेंद्र कुमार ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजकुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना अध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जिसे लेकर आज से राज्य भर में आज रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। तो वहीं राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर झारखंड के साथ साथ झारखंड रजत जयंती कार्यक्रमों और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडी की 150वीं जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड का ये 25वां वर्ष गौरव, संकल्प और विकास का प्रतीक है। इसी के साथ कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आज 25 प्रचार वाहन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। इस खास उत्सव की शुरुआत झारखंड के संस्कृति, नृत्य और गीत की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसके बाद सीएम द्वारा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यवासियों की एक संदेश भी दिया। झारखंड के बने हुए 25 साल अब होने को हैं और आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से इस 25 वर्ष का स्वागत और इस अवसर पर उत्साह और इस राज को और कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इस पर हम सब लोग लगे हैं। और साथ साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150वां जयंती दिवस है। उस अवसर पर भी ये संयोग ही दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, तो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक बहुत ही संयोग और बहुत ही उत्साह भरा दिन है। दुमका में आयोजित अंतर महाविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में साहिबगंज कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल ओवर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। कॉलेज के पहलवानों ने प्रतियोगिता में दमदार खेल का प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया।
प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल वर्ग में साहिबगंज कॉलेज के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। वहीं रोमन शैली में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। कुल मिलाकर कॉलेज ने दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कुल चैंपियन का खिताब हासिल किया। विजयी खिलाड़ियों के साहिबगंज लौटने पर कॉलेज परिसर में हर्ष का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर प्राचार्य अरुण कुमार साहा और खेल प्रभारी पदाधिकारी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये साहबगंज खिलाड़ियों का, कुश्ती खिलाड़ियों का अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता दुमका में खूटा बांध में किया गया है और ये यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है किया गया था। इसमें जो है फ्री स्टाइल बच्चों का होता है कुश्ती प्रतियोगिता और दूसरा जो है आपका मैंने उसको कुश्ती प्रतियोगिता होती है और लड़कियों के लिए केवल जो है फ्री स्टाइल जो है कुश्ती प्रतियोगिता होती है। इसमें जो है सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो है पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारे साहबगंज महाविद्यालय के कुश्ती खिलाड़ियों ने जोरदार जो है बहुत मेहनत के साथ जो है इतना अवार्ड लेकर के आए हैं, जो कि ये पहला रिकॉर्ड है साहबगंज कॉलेज के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्री ने परस्पर सहयोग और विकास के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राज्यों की साझी भागीदारी और आपसी अनुभवों का आदान प्रदान अत्यंत उपयोगी है। राज्य सरकारें नवाचार और सुशासन के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बस्तर की लोक कला और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव पर आधारित बस्तर आर्ट और बस्तर दशहरा की कॉफी टेबल बुक भेंट की। मुख्यमंत्री पटेल ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की सराहना की और राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संचालित विकासात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों मुख्यमंत्री ने भविष्य में गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजरात दौरे पर चल रहे हैं, जहां वे अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में वे देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, अहमदाबाद की पावनधरा में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट आयोजित हुआ है। हम लोग छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाए हैं, जिसे देश भर में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ देश के बीचों बीच है, जहां प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन और मैन पावर है। 8 कंपनियों से MOU हुआ है। 33,000 का निवेश प्रस्ताव मिला है। सभी कंपनियों का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने MOU साइन किया है। अहमदाबाद की पावन भूमि में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया है और हम लोग अब अपने प्रदेश में नई उद्योग नीति लाए हैं और नई उद्योग नीति बहुत ही असरकारक है और 10 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है और आज भी यहाँ पर हमारे गुजरात प्रदेश के सभी उद्यमी यहाँ पर आए हैं, उनका सबका स्वागत है और करीब 8 कंपनियों से आज भी MOU हुआ है, निवेश प्रस्ताव उनका मिला है और 33,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है, उनका सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर माना कैंप के समीप स्टेट हैंगर के नियमित परिचालन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्टेट हैंगर के शुरू होने से अब एयरपोर्ट पर VVIP मूवमेंट के दौरान आम यात्रियों को होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी। स्टेट हैंगर के प्रारंभ होने से राज्य में विशेष विमान द्वारा VVIP आगमन एवं प्रस्थान की व्यवस्थाएं अब और अधिक सुगम एवं व्यवस्थित हो जाएंगी। राज्य शासन के स्वामित्व वाले विमान और हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए भी ये नया स्टेट हैंगर उपयोग में लाया जाएगा।
इसे अब एयरपोर्ट परिसर के भीतर स्थित किराए के स्ट्रीट हैंगर पर निर्भरता समाप्त होगी, जिससे राज्य सरकार और आर्थिक बचत होगी। नवनिर्मित स्ट्रीट हैंगर को टैक्सीवे ई के माध्यम से एयरपोर्ट रनवे से जोड़ा गया है, जिससे वीवीआईपी मूवमेंट अधिक सुगमता से हो सकेगा। स्ट्रीट हैंगर का निर्माण वर्ष 2012 में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 6.50 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया था। इसके परिचालन के लिए आवश्यक डीजीसीए और बीसीएएस की विभिन्न अनुमतियां हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई हैं। अब ये स्ट्रीट हैंगर राज्य सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में काम करेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और रखरखाव में सुधार होगा। एशिया के पहले संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 3 साल बाद एक बार फिर खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक पर्व 19 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र आकर्षक रोशनी से सजाए जाएंगे, जिससे नगर में दीपावली जैसा उल्लास दिखाई देगा। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा ने बताया कि इस बार महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा, हमने अमेरिका के कैलिफोर्निया और लंदन से भी कलाकारों को आमंत्रित किया है, ताकि खैरागढ़ महोत्सव वैश्विक कला मंच के रूप में स्थापित हो सके। इस वर्ष महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इनमें वृंदावन की शास्त्रीय गायिका आस्था गोस्वामी, दिल्ली की भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर संध्या पुरेचा, तबला वादक हरीश तिवारी, साहित्यकार और कलाकार व्योमेश शुक्ला और कथक नृत्यांगना शमा भाटे शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर शर्मा ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से किया जाएगा। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल विशिष्ट अतिथि रहेंगे। खैरागढ़ में 15 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, समाज के प्रति जिम्मेदारी और एकता की भावना को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी और आधारित राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित यह अभियान देश भर के युवाओं को एकजुट कर सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में आयोजित होने वाली पद यात्रा भारत सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चल रहे जिला स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। मार्च का इस ज़िले के लिए जो संभावित तिथि है वो 15 तारीख है और उसमें एक रूट भी प्लान किया गया है, जिस रूट में सभी लोग पैदल मार्च करके एक गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, जहां पे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मुख्य विशेषता इस यूनिटी मार्च की रहेगी कि इसमें सभी समाज प्रमुख और सभी दल और सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अपील और निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। और आप सभी के माध्यम से भी एक विनम्र अपील सभी लोगों से रहेगी कि जो भी विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, समाज के दल के प्रतिनिधि हैं, वो भी इस यूनिटी मार्च में शामिल हों। इस मार्च से एक हफ्ते की पहले की अवधि लेते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी पूरे ज़िले स्तर पे किए जाएंगे, इसमें कि हर ग्राम पंचायत में और ब्लॉक स्तर पे स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम और समूह संबंधी कार्यक्रम, नशा मुक्ति संबंधी कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम जैसा कि शासन और भारत सरकार के द्वारा निर्देशित है वो भी किए जा रहे हैं। कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे खुले पड़े गड्ढे में पानी भर जाने से ये हादसा हुआ। बच्चों के खेलने के दौरान वे गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद सीएसपी, एडीएम, एसडीएम
और 4 थाने की पुलिस फोर्स के साथ अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और सड़क किनारे खुले गड्ढों से दूरी बनाए रखें। इस हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैरागढ़ छुई खदान जिले के ग्राम झूरा नदी में 2 मासूम भाई बहन की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। गांव के पास कुएं में से भाई बहन का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव में मातम जैसा माहौल बन गया और परिजन बदहवास स्थिति में पुलिस के पास पहुंचे। मृत बच्चों के पिता ने बताया कि जब गांव की चंचल वर्मा ने खेत में आकर बच्चों के गायब होने की सूचना दी तो पूरे गांव में खोजबीन शुरू की गई। तलाश के दौरान ग्रामीणों के कुएं में एक बच्चे को तैरते हुए शव को देखा। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से राधिका का शव बाहर निकाला गया और फिर मोटर पंप से पानी निकालकर करण का शव भी बरामद किया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जल्द ही आरोपियों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। डबरा के बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में इस समय एक अनोखा और प्रेरणादायक अभियान चल रहा है, जहां देश की बेटियां आसमान में अपने हौसलों की उड़ान भर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की सीमाओं की सुरक्षा में महिला जवानों को भूमिका को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीएसएफ अकादमी द्वारा ये विशेष ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यहाँ बीएसएफ अकादमी की महिला जवान न केवल ड्रोन को नियंत्रित करना सीख रही हैं, बल्कि उन्हें युद्ध जैसी परिस्थितियों में किस तरह से ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, इसकी बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं। ये प्रशिक्षण आधुनिक तकनीक और सैन्य कौशल का संगम है, जो देश की महिला शक्ति को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है। बता दें, टेकनपुर के सीमा सुरक्षा बल अकादमी में महिलाओं के लिए चल रहे विशेष ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने देशभक्ति और तकनीकी कौशल का अनूठा मिश्रण पेश किया है। बीएसएफ अकादमी के महानिदेशक के निर्देशन में संचालित इस 6 सप्ताह के कोर्स में जम्मू कश्मीर और पंजाब प्रांत की महिला बटालियनों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व पंजाब फ्रंटियर की दुर्गा भवानी टुकड़ी कर रही है, तो वहीं प्रशिक्षण में ड्रोन संचालन के बुनियादी और उन्नत पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है। ड्रोन को सुरक्षित और निपुणता से नियंत्रित करना, घायलों तक त्वरित फर्स्ट एड सामग्री पहुंचाने के अभ्यास तथा युद्धकालीन परिस्थितियों का सिमुलेशन कर संचालित लक्ष्य पर निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के अभ्यास शामिल हैं। कार्यक्रम में ऊंचाई नियंत्रण, सेल्फ रिलायबल फ्लाइट, संचार सक्रियता और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अकादमी के अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण देने के पीछे रणनीतिक और परिचालनिक कारण है। हालिया सीमा परिस्थितियों और नए ऑपरेशन अनुभवों के आधार पर महिला जवानों ने ड्रोन प्लेटफॉर्म पर तेज सीखने और सटीकता दिखाई है। इसलिए अकादमी ने महिला बटालियनों को प्राथमिकता दी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर फ्रंटियर की महिला इकाइयों को प्रशिक्षण दिया गया था, जो प्रशिक्षण पूरा कर विशिष्ट ऑपरेशन भूमिका निभा रही है। वर्तमान में पंजाब फ्रंटियर की महिला टीम इस प्रशिक्षण में अग्रसर है। प्रशिक्षण के दौरान देश के भीतर सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े मानकों पर भी कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डाटा गोपनीयता, नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सहभागियों को दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण समापन के बाद इन महिला टीमों को सीमा परिस्थितियों में ड्रोन आधारित निगरानी, आपातकालीन सहायता और समन्वित ऑपरेशनों में तैनात किया जाएगा, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया दोनों और प्रभावी बन सके। अमृतसर में रंगरेटा सिंह सभा पंजाब के जत्थेदार भाई जोगा सिंह वडाला की अगुवाई में अमृतसर बस स्टैंड से हॉल गेट तक विरोध मार्च निकाला गया। ये विरोध मार्च कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष राजा वड़िंग के खिलाफ निकाला गया। मार्च के अंत में हॉल गेट के बाहर राजा वड़िंग का पुतला फूंका गया।
मीडिया से बात करते हुए भाई जोगा सिंह वडाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ काम कर रही है और ऐसे नेताओं को पंजाब अध्यक्ष बनाना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि राजा वड़िंग पर एनएसए लगाकर तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा रंगरेटा सिंह सभा इसका कड़ा विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे दादा परदादा कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानबाज नेताओं की वजह से हमें कांग्रेस से अलग होना पड़ रहा है। जोगा सिंह ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले हमने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया था जिसमें राजा वड़िंग पर रासुका लगाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर आज संगत ने विरोध स्वरूप राजा वड़िंग का पुतला फूंका। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक राजा वड़िंग पर रासुका नहीं लगाया जाता और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक संगत चैन से नहीं बैठेगी। कुछ दिन पहले समराला पुलिस ने गांव मानकी में एक बड़े खिलाड़ी की हत्या के मामले में तरन तारन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए पास के गांव कुब्बे के बंद पड़े टोल प्लाजा के पास स्थित कार्यालय में ले जाया गया था। तभी 2 आरोपियों गुरतेज सिंह तेजी और हरकरण सिंह करण ने चालाकी से पुलिस कर्मियों पर पिस्तौल से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस और आरोपियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें आरोपी हरकरण सिंह के घुटने में गोली लग गई और दूसरे आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसका टखना टूट गया। वहीं सीआईए स्टाफ प्रभारी जसपिंदर सिंह की जांघ में गोली लगी। घायल सीआईए स्टाफ जसपिंदर सिंह भी पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में उपचाराधीन हैं और दोनों घायल आरोपी समराला सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव ने बताया कि हत्या का कारण रंजिश है, क्योंकि मानकी निवासी धर्मवीर सिंह धर्मा ने हत्या से पहले आरोपी हरकरण सिंह करण निवासी मातपुर के पिता की पिटाई की थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 3 तारीख को मानकी गांव में हमला किया था और एक युवक की मौत हो गई थी। बीएसएफ के आगामी 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली आज अजनाला के डायल भट्टी गांव पहुंची, जहां बीएसएफ की 117वीं बटालियन ने मोटरसाइकिल रैली का भव्य स्वागत किया और पंजाब के युवाओं से बीएसएफ में शामिल होकर देश सेवा करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि इस मोटरसाइकिल रैली को जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो जम्मू के भुज गुजरात पहुंचेगी। ये मोटरसाइकिल रैली देश भर में 1742 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।